Hey guys, welcome back to Quanta, and guys, myself Viru sir, founder and director Quanta Institute Jaipur, and this is lecture number 5 on scattering theory in quantum mechanics. And here we are going to discuss some very important problems on scattering theory. और प्रॉब्लम्स पर मूव करने से पहले ऑब्वियसली हम पे हथियार होने चाहिए पूरे। तो पहले मशीन गन लेके आते हैं अपने, और मशीन गन ऑब्वियसली व्हाट ट्रिक, ठीक है। अभी जो क्वेश्चंस है ना वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के नहीं है, ये एक जनरल जो प्रैक्टिस अपने को चाहिए होती है कॉम्पिटिटिव एग्जाम पे जाने से पहले, वो वाली प्रैक्टिस है। बट स्टिल अपन ट्रिक से एक बार पावर दिखाएंगे ट्रिक की, कि देखना तुम किस वे में, मतलब ट्रिक जस्ट एक लाइन में क्वेश्चन का आंसर लेके आ रही है, बहुत सारे क्वेश्चंस को लपेटेगी वो, ठीक है। और जनरल मेथड्स तो ऑब्वियसली होंगे ही। तो अभी पूरा जो अपना असला बारूद है वो एक साथ लेके आते हैं सबसे पहले, और उसके बाद में 1 बाय 1 करीबन 10 से 12 क्वेश्चन है, और लेक्चर ऑब्वियसली थोड़ा सा बड़ा होगा बट मज़ा आएगा, ठीक है। और हर क्वेश्चन में एक डिफरेंट, मतलब डिफरेंट तो क्या बोले, मज़ा आएगा लेकिन, ठीक है। और एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन भी है लास्ट में, स्कैटरिंग, रदरफोर्ड स्कैटरिंग। वो एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होता है क्योंकि वो स्टैंडर्ड प्रोफाइल है क्वेश्चन का। तो वहाँ पर कई बार मैं बताऊँगा, वो क्वेश्चन आएगा तो कुछ स्पेशल क्वेश्चन होते हैं, तो उसको आप डायरेक्ट भी मतलब मेमोराइज कर सकते हो, ठीक है। तो वो भी डिस्कस होगा, उसको लास्ट में लेंगे थोड़ा। चलो मूव करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखो टूल बॉक्स में क्या चाहिए अपने को। सबसे पहले तो अपने को चाहिए ट्रिक पे बात करते हैं। ट्रिक, तो ट्रिक किस चीज़ के लिए? बोर्न अप्रोक्सीमेशन के लिए। बोर्न अप्रोक्सीमेशन बोलो या फिर फर्स्ट ऑर्डर बोर्न अप्रोक्सीमेशन बोलो, ठीक है। तो बोर्न अप्रोक्सीमेशन के लिए ट्रिक है, एंड स्पेशली फॉर सेंट्रल पोटेंशियल्स है। सेंट्रल पोटेंशियल्स बोर्न अप्रोक्सीमेशन में भी इस जो स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड है, यानी कि जो फॉर्म फैक्टर है, वो सेंट्रल पोटेंशियल के लिए अलग वे में लिखते हैं और एक जनरल पोटेंशियल के लिए अलग वे में लिखते हैं। तो ये जो ट्रिक है वो सेंट्रल पोटेंशियल के लिए है। ट्रिक क्या थी? अगर आपका पोटेंशियल V ऑफ R, सेंट्रल पोटेंशियल का मतलब होता है कि उस सिर्फ R कोऑर्डिनेट पर डिपेंड करे, स्फेरिकली सिमेट्रिक पोटेंशियल हो, ठीक है। जस्ट R कोऑर्डिनेट पर डिपेंड करेगा तो स्फेरिकली सिमेट्रिक पोटेंशियल बोलते हैं उसको। R वेक्टर का मतलब होता है V R थीटा फाई। तो यहाँ पर जो V R वेक्टर है या V R थीटा फाई है, वो जस्ट R कोऑर्डिनेट पे डिपेंड कर रहा है। V ऑफ R है, स्फेरिकली सिमेट्रिक पोटेंशियल है, और इसका स्पेशल फॉर्मेट है जिसके लिए ट्रिक अप्लीकेबल होती है। सम कांस्टेंट B इंटू ई का पावर माइनस म्यू R, R की पावर n, क्लियर है। और अब n की कुछ वैल्यू ऐसे हो सकती है, 0 -1 हो सकता है, 0 हो सकता है, और 1 हो सकती है, 2 हो सकती है। ये कुछ वैल्यूज हैं जो n की वैल्यू हो सकती हैं। यहाँ पर हम एक डिवाइडेशन करते हैं कि इन वैल्यूज को लोअर वैल्यूज ऑफ n बोलते हैं। लोअर वैल्यूज ऑफ n, इनको हायर वैल्यूज ऑफ n बोलते हैं। एक्चुअल में दोनों के लिए आंसर डिफरेंट डिफरेंट होता है ट्रिक में, ठीक है। तो फर्स्ट केस है लोअर वैल्यूज के लिए, फॉर लोअर वैल्यूज ऑफ n, लोअर वैल्यूज ऑफ n। ट्रिक क्या बोलती है कि जो फॉर्म फैक्टर है f ऑफ थीटा फाई, वो क्या हो जाएगा लोअर वैल्यूज ऑफ n के लिए, यानी कि n इक्वल टू 0 एंड -1 के लिए, ठीक है। ये हो जाता है C नोट। C नोट सम कांस्टेंट है, और Q स्क्वायर प्लस म्यू स्क्वायर का पावर n+2। एंड फॉर हायर वैल्यूज ऑफ n, हायर वैल्यूज ऑफ n, यानी कि n इक्वल टू 1 एंड 2 के लिए, ठीक है। अगर ये कुछ केस हो तो f ऑफ थीटा फाई, जो कि स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड है आपका, वो जाता है C नोट ओवर Q स्क्वायर प्लस म्यू स्क्वायर पावर n+2, 1 ओवर Q n-1 ब्रैकेट C1 Q का पावर n-1, फिर म्यू का पावर n+1 प्लस C2 Q का पावर, इस बार n-1 था ना, तो इस बार n+1
एंड म्यू का पावर, इस बार n माइनस मतलब n+1 है तो यहाँ पर n-1, दिस थिंग। ये है आपकी ट्रिक, ठीक है। और अब नेक्स्ट बात पे चलते हैं। एक जो बोर्न अप्रोक्सीमेशन है उसके अंदर जो स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड है उसको कैसे लिखते हैं, अगर ट्रिक नहीं होती तो कैसे लिखते हैं, ठीक है। तो बोर्न अप्रोक्सीमेशन में स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड, बोर्न अप्रोक्सीमेशन एंड स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड एफ ऑफ थीटा फाई। फर्स्ट जो केस है वो है जनरल पोटेंशियल के लिए। जनरल पोटेंशियल के लिए कैसे लिखते होते हैं, ठीक है। उसके बाद में आएगा सेंट्रल पोटेंशियल के लिए। और सेंट्रल पोटेंशियल के लिए दो चीज़ें हैं, ट्रिक भी है और सेंट्रल पोटेंशियल के लिए एक जनरल फॉर्मूला भी है जिससे आप सोल्व भी कर सकते हो, पूरा इंटीग्रेशन सोल्व करके एक एग्जैक्ट आंसर भी फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है जनरल पोटेंशियल के लिए, जनरल पोटेंशियल का मतलब क्या है यहाँ पर कि v जो है वो r वेक्टर हो, मतलब r थीटा फाई इस टाइप से फंक्शन हो, वो इस टाइप का फंक्शन हो, ठीक है, इन तीनों कोऑर्डिनेट्स का। तब जो f ऑफ थीटा है, जो स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड है, वो हो जाता है -μ/2π(h²) इंटीग्रेशन e का पावर q डॉट r प्राइम v ऑफ r वेक्टर एंड d क्यूब r प्राइम, ये भी प्राइम। अब आप प्राइम को हटा भी सकते हो क्योंकि एक इंटीग्रेशन का वेरिएबल तो चेंज कर ही सकते हो, ठीक है। तो जस्ट r भी लिख लो चाहिए, ठीक है, प्राइम बार बार फिर दिक्कत करेगा, तो आप ऐसे याद रख लो इसको। और सेंट्रल पोटेंशियल के लिए, सेंट्रल पोटेंशियल के लिए आपका हो जाता है एफ ऑफ थीटा। सेंट्रल पोटेंशियल आपको पहले बता दिया, जस्ट v ऑफ r फंक्शन ऑफ जस्ट r कोऑर्डिनेट, ये हो जाता है आपका -2μ/h²⁻³ एंड इंटीग्रेशन 0 to ∞ r v ऑफ r साइन QR dr। जहाँ पर q क्या होता है, यहाँ पर जहाँ पर भी q है वो क्या होता है, q है आपका मोमेंटम ट्रांसफर वेक्टर, और इसको आप ऐसे बोल सकते हो k0 - k, और इसको आप ऐसे लिखते हो 2k साइन θ/2। इलास्टिक स्कैटरिंग के केस में, इलास्टिक स्कैटरिंग का मतलब होता है कि ये दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर हो, उस पर्टिकुलर केस में आप इसको ऐसे लिखते हो, ठीक है। और बाकी जो चीज़ें हैं जो चैप्टर में डिस्कस हुई है उनको आप ध्यान रखो। यहाँ पर ये ध्यान रहे ट्रिपल इंटीग्रेशन है, r थीटा फाई तीनों की लिमिट आएगी यहाँ पर, क्योंकि इसको आप खोलोगे तो r² sin θ d θ d फाई, तो तीनों की लिमिट आएगी। आप इसको कार्टेशियन में भी खोल सकते हो कई बार, तो फिर x y z तीनों की लिमिट आएगी, ठीक है। तो ये सब हो गया। अब लेके आते हैं क्वेश्चन, और क्वेश्चन अच्छे हैं, ठीक है, और मोस्टली जेटली से है, ठीक है। तो ये भी आप ध्यान रहे, अगर आपको क्वेश्चन पूरा देखना हो, क्योंकि मैं यहाँ सिंबॉलिक फॉर्मेट में लिखूंगा, तो आप जो जेटली की सोल्ड या अनसोल्ड प्रॉब्लम्स है वहाँ पर जाओ और आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे, ठीक है। चलो और ये लेक्चर अपने आप में एक यूनिक लेक्चर है, ऐसा लेक्चर आपको कहीं नहीं मिलेगा, क्योंकि स्कैटरिंग के नाम से डरती है जनता, बच्चे भी। और बताया था ना मैंने, डायलॉग मारा था कि स्कैटरिंग ऐसा टॉपिक है जिसमें पढ़ाने वाला भी और पढ़ने वाला भी दोनों स्कैटर हो जाते हैं। सही बात है। क्वेश्चन 1, यहाँ पर पोटेंशियल है v ऑफ r इक्वल टू v0 e का पावर -r/r डिवाइड बाई r, एंड बोर्न अप्रोक्सीमेशन का क्वेश्चन है, एंड यू हैव टू फाइंड डिफरेंशियल क्रॉस सेक्शन और फिर टोटल क्रॉस सेक्शन, दोनों चीज़ें फाइंड आउट करनी है। मैंने यहाँ पर इसको सिंबॉलिक फॉर्मेट में लिखा है, और इलास्टिक स्कैटरिंग भी होगी, ठीक है, इलास्टिक स्कैटरिंग का केस होगा। और बोर्न अप्रोक्सीमेशन कब लगता है, कई बार क्वेश्चन में बोर्न अप्रोक्सीमेशन नहीं लिखता, कई बार ऐसे लिख देता है कि जो इंसिडेंट पार्टिकल है
दैट आर वेरी स्लो, दैट आर वेरी फास्ट। क्योंकि बोर्न अप्रोक्सीमेशन क्या होता है, जो इंसिडेंट पार्टिकल है वो फास्ट हो और जो पोटेंशियल है वो वीक हो। तो ये दोनों कंडीशन भी बोल देता है वहाँ पे कि पोटेंशियल वीक है और इंसिडेंट पार्टिकल बहुत फास्टली मूव कर रहा है। तो आपको जरूरी नहीं है बोर्न अप्रोक्सीमेशन डायरेक्टली बोले, उस टाइम आपको समझना पड़ेगा कि हाँ दिस इज द क्वेश्चन ऑफ बोर्न अप्रोक्सीमेशन। अभी डायरेक्ट बोला हुआ है बोर्न अप्रोक्सीमेशन का क्वेश्चन है। तो डिफरेंशियल क्रॉस सेक्शन निकालना है। फर्स्ट ऑफ ऑल डिफरेंशियल क्रॉस सेक्शन होता क्या है, देखो आपको सबसे पहले डिफरेंशियल क्रॉस सेक्शन पता होना चाहिए। डिफरेंशियल क्रॉस सेक्शन क्या होता है, मोड ऑफ एफ थीटा फाई का स्क्वायर, ठीक है। और इसका मतलब होता है एफ स्टार थीटा फाई इंटू एफ थीटा फाई, ठीक है। मोड का स्क्वायर का मतलब ये होता है, स्टार मतलब कॉम्प्लेक्स, अगर आयोटा हुआ तो माइनस आयोटा कर देंगे, ठीक। अब सबसे जो, और सिग्मा क्या होता है, डी सिग्मा ओवर डी ओमेगा साइन थीटा डी थीटा डी फाई। यहाँ पर 0 to पाई थीटा की लिमिट, 0 से 2 पाई फाई की लिमिट। अब आपको बिल्कुल क्लियर है कि आपको ये अगर चाहिए तो ऑब्वियसली आपको एफ थीटा फाई स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड चाहिए, इसके लिए भी आपको ये चाहिए पहले। तो इसका मतलब स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड सेंट्रल है प्रॉब्लम में, तो स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड निकाल लो, बाकी तो फिर कुछ है ही नहीं। चलो अब बोर्न अप्रोक्सीमेशन का क्वेश्चन है, पोटेंशियल देखो कैसा है, पोटेंशियल है सेंट्रल, ठीक है। पहले अपन बात करते हैं, अगर ये ऑब्जेक्टिव पेपर में आता तो ट्रिक से होना था गारंटी से, तो पहले ट्रिक से करते हैं इसको, फिर इसका जो एग्जैक्ट आंसर है ना सेंट्रल पोटेंशियल के लिए जो भी फॉर्मूला होता है उसको अप्लाई करेंगे और फाइंड आउट करेंगे। ट्रिक से देखो, ट्रिक में कुछ अननोन स्टफ आएगा बट कोई बात नहीं, एक आइडिया लग जाएगा कि ऐसा कुछ आंसर होगा, ठीक है। देखो वी ऑफ आर है, ट्रिक क्या थी, वी ऑफ आर इक्वल टू बी सम कांस्टेंट बी इंटू ई टू पावर माइनस म्यू आर, आर का पावर एन, ठीक है। यहाँ पर आर का पावर क्या है और एन का ये होता है -1 0 1 और 2, और दो इनके लिए अलग अप्रोच है, लोअर वैल्यूज के लिए इनके लिए अलग अप्रोच है। यहाँ पर आप देखो फॉर्मेट है क्या, फॉर्मेट अगर हम पोटेंशियल को देखें तो वी नॉट तो बी की जगह हो गया, ई टू पावर -1/r आर, म्यू की जगह 1/r हो गया एंड आर की पावर -1, तो एन का वैल्यू अभी क्या है -1। और ये लोअर वैल्यूज के लिए जो एफ ऑफ थीटा फाई होता है वो क्या होता है, सी नॉट ओवर क्यू स्क्वायर प्लस म्यू स्क्वायर का पावर n प्लस 2। यहाँ पर देखो क्या आना आंसर, सी नॉट ओवर क्यू स्क्वायर प्लस म्यू स्क्वायर, बोले तो म्यू इक्वल टू 1/r है, आप चेक करें यहाँ से 1/r है तो 1/r स्क्वायर, म्यू स्क्वायर हो गया n प्लस 2 यानी कि -1 प्लस 2, तो ये कितना हो गया सी नॉट ओवर क्यू स्क्वायर प्लस 1/r स्क्वायर एंड इट्स पावर 1, ठीक है। तो ये जस्ट ऐसे ही ये आपका आंसर आएगा। सी नॉट वहाँ पर कुछ कांस्टेंट है, तो एक तो कई बार है ना ऑप्शंस में आप यहाँ से ही मतलब इसका जो पावर है ना उससे आपको पता लग जाना है कि ये वाली चीज़ सही होगी, ऑप्शनल अगर होता तो। बट अभी सी नॉट, अभी आपको एक आइडिया तो लग ही गया, ठीक है, ट्रिक से। अब इसको करते हैं जो एग्जैक्ट मेथड है उससे, ठीक है। मैं ट्रिक वाला अभी इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये सॉल्यूशन तो नहीं है मुझे पता है, बट इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप एक हैबिचुअल हो जाओ थोड़ा ट्रिक से, ठीक है। क्योंकि अभी गेम जो नेक्स्ट लेक्चर है उसमें होगा असली जो CSIR क्वेश्चन है जो 5 मार्क्स के हैं, 30 सेकेंड में उड़ा देंगे गोली की तरह, ठीक है। चलो कुछ क्वेश्चन 30 सेकेंड में होंगे, सीरियसली बता रहा हूँ, और ये मेरी गारंटी है वहाँ पर 100% क्वेश्चन है ना ट्रिक से होगा, 100%। चलो अभी इसका थोड़ा मतलब याद रखना कि क्या आया था ट्रिक से, ताकि अपन मैच करवा पाए। मैं यहाँ लिखता हूँ सी नॉट ओवर क्यू स्क्वायर प्लस 1/r स्क्वायर, ये तो आया था आपका एफ ऑफ थीटा फाई, बट आपको ये निकालना है तो इसका मतलब इसका स्क्वायर हो जाएगा, ये चीज़ आएगी आपका डी सिग्मा ओवर डी ओमेगा, ठीक है। इसको मैच कराना है अपने को। चलो तो यहाँ पर ये चीज़ निकालनी है तो एफ ऑफ थीटा फाई निकालना पड़ेगा। सेंट्रल पोटेंशियल है क्योंकि सिर्फ आर का फंक्शन है, फॉर्मूला क्या होता है -2 म्यू ओवर एच कट स्क्वायर क्यू, म्यू जहाँ पर मास ऑफ द पार्टिकल है, कई बार आपको एम भी लिखना पड़ सकता है, ठीक है। अगर टू बॉडी प्रॉब्लम नहीं हुआ, रिड्यूस मास मतलब का कंसेप्ट यूज नहीं हुआ है तो जस्ट एम भी हो सकता है वहाँ पे, उससे आपको डरना नहीं है। इंटीग्रेशन 0 to ∞ आर वी ऑफ आर, सॉरी यार आर को मैं थोड़ा अच्छे से लिखता हूँ,
आर वी ऑफ आर साइन क्यू आर डी आर हो गया। अब वी ऑफ आर को डाल दो, ये आप पे पोटेंशियल रहा, डालो भाई। एफ ऑफ थीटा फाई क्या होना है, -2 म्यू एच कट स्क्वायर क्यू 0 टू इन्फिनिटी आर वी ऑफ आर है वी नोट ई टू पावर माइनस आर बाई आर डिवाइड बाई आर साइन क्यू आर डी आर। ठीक है, आर से आर कट जाएगा, वी नोट को बाहर ले लें, -2 वी नोट म्यू ओवर एच कट स्क्वायर क्यू 0 टू इन्फिनिटी एंड इट्स ई टू द पावर -1 बाई आर आर साइन ऑफ क्यू आर डी आर। अब मैंने एक इंटीग्रेशन का फॉर्मूला लिखवाया था जो एक लेक्चर हुआ था कि विदाउट इट क्वांटम मैकेनिक्स इज लाइक ए हेल, कुछ 10 इंटीग्रेशन फॉर्मूले लिखवाए थे, उसमें ये भी था। क्या था, और वैसे भी आप देख लो, अगर आपको याद नहीं है ना तो आप वैसे देख लो। देखो जब 0 टू इन्फिनिटी और ई की पावर समथिंग और ये आ रहा है आपका लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ साइन 80 क्या होता है, लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन 80 ये होता है आपका a ओवर एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। और डेफिनेशन से अगर अपन देखें लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन 80 तो वो क्या होता है, ये होता है 0 टू इन्फिनिटी e का पावर माइनस एस टी और जो भी एफ ऑफ टी है, यानी कि ये जो फंक्शन है यहाँ पर साइन 80 डी टी, ये चीज़ है आपकी। ये कंपेयर करा लो अब, 0 टू इन्फिनिटी ई का पावर माइनस एस टी, क्योंकि यहाँ पर डी आर है ना, ये डी टी है, तो एस टी और एस की वैल्यू कितना हुआ यहाँ पर 1 बाई आर। अगर आप कंपेयर करा रहे हो तो 1 बाई आर हुआ, देख लो अच्छे से। ठीक है, साइन 80 साइन क्यू आर, यानी कि ए इक्वल टू क्या हुआ क्यू, और इसका आंसर ये होना है। इसका मतलब इसका आंसर क्या हो जाना है, -2 म्यू 2 वी नोट म्यू ओवर एच कट स्क्वायर क्यू। और ये जो पार्ट है इसका आप फॉर्मूला यहाँ से देख लो। ठीक है, ये हो गया a ओवर एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ए बोले तो क्यू ओवर एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, एस स्क्वायर हो गया आपका 1 बाई आर, तो 1 बाई आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बोले तो क्यू स्क्वायर। ये आपका फॉर्म फैक्टर आ गया। ठीक है, देखो इंटीग्रेशन सोल्व नहीं करना पड़ा, मतलब इतना कुछ बड़ा तूफान था ही नहीं वहाँ पे, जल्दी हो गया। अब क्यू से क्यू कट जाएगा, और अगर आपको ये निकालना है, मैं इसको हटाता हूँ, अच्छे से देख लेना। अगर आपको निकालना है डी सिग्मा और डी ओमेगा, तो वो होता है इसका स्क्वायर। जब तक आयोटा वगैरह कुछ है नहीं तो डायरेक्ट स्क्वायर कर दो तो ये आंसर आ गया आपका। माइनस का तो प्लस हो जाएगा, 4 वी नोट स्क्वायर म्यू स्क्वायर, क्यू से क्यू कट गया, एच कट 4 अच्छा लिख देता है यार थोड़ा, एच कट 4 एंड 1 ओवर आर स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर का स्क्वायर। अब आ जाओ आप ट्रिक पे। ट्रिक ने क्या बोला था, सम कांस्टेंट का स्क्वायर और क्यू स्क्वायर प्लस 1 बाई आर स्क्वायर का स्क्वायर। अब देखो ये चीज़ यहाँ पर, ये सम कांस्टेंट ही तो है भाई, कांस्टेंट डिवाइड बाय दिस स्टफ, कांस्टेंट का स्क्वायर मतलब कांस्टेंट डिवाइड बाय दिस स्टफ। दिस इज द पावर ऑफ ट्रिक, जस्ट 1 लाइन क्वेश्चन। ठीक है, तो कई बार आपका सिर्फ इससे काम चल सकता है, ऑप्शनल में चलेगा, दिखाते हैं बाद में। तो दिस इज ओवर, नाउ यू हैव टू फाइंड सिग्मा। सिग्मा के लिए करना है, करते हैं, चलो। वो भी क्या ही है, कि इंटीग्रेशन ही तो है, देखते हैं क्या तूफान है। चल लो भाई, इसको रखते हैं क्योंकि ये चाहिएगा ना। तो सिग्मा है आपका डी सिग्मा ओवर डी ओमेगा साइन थीटा डी फाई। ये है जहाँ पर डिफरेंशियल क्रॉस सेक्शन आपका ये है, पुट अप करो डायरेक्ट, 0 टू पाई एंड 0 से 2 पाई। ये हो गया आपका 0 से 2 पाई, 0 टू पाई, और ये हो गया। इस कांस्टेंट वगैरह को तो बाहर ले लेते हैं, कांस्टेंट ये पूरा स्टफ है, तो
4v0 स्क्वायर म्यू स्क्वायर और एच कट 4, ठीक है, ये कांस्टेंट तो बाहर आ गया, इसका 1/r² प्लस क्यू स्क्वायर का स्क्वायर साइन थीटा डी थीटा डी फाई। अब एक बात देखो, अबे ये भी तो कांस्टेंट ही तो था भाई, ये इंटीग्रल किस किस पे है, थीटा और फाई पे, तो इसमें थीटा फाई दिख रहा है तुमको, नहीं ना, तो ये भी कांस्टेंट ही था, बाहर लो, 4v0 स्क्वायर म्यू स्क्वायर एच कट 4। कई बार अपन भावुक हो जाते हैं और ये गलती हो जाती है अपने से, जैसे अभी भी। बाकी फिर ये बच गया 0 to 2 पाई एंड 0 to पाई साइन थीटा डी फाई, एंड ये इस पूरे जान में फेमस हो चुका है, 4 पाई होता है ये, ठीक है, नहीं फेमस हुआ तो कर लो इसको 4 पाई, इसकी जगह हटा के 4 पाई लिख दो, आंसर हो गया तुम्हारा, ठीक है, इसकी जगह 4 पाई लिख दो, ये आपका सिग्मा आ गया, ओवर एंड आउट। कुछ था नहीं, ठीक है, जेटली का प्रॉब्लम है, देख लेना उसमें। चलो नेक्स्ट मूव करो। एक मिनट रुक जाओ यार, आज साफ नहीं किया यार। सॉरी यार, है ना, अभी सेकंड लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, ये है v ऑफ r इक्वल टू v ऑफ r वेक्टर इक्वल टू, एंड दिस इज v नॉट, सॉरी, डेल्टा r माइनस ए वेक्टर, ठीक है, एंड फाइंड दिस थिंग यूजिंग बॉर्न अप्रोक्सीमेशन, तो पोटेंशियल दिया हुआ है, डिफरेंशियल क्रॉस सेक्शन चाहिए, क्या करें, सीधा सा बात है, फॉर्म फैक्टर निकाल लो, बकवास बाद में कर लेंगे, सही है। चलो फॉर्म फैक्टर का फॉर्मूला, अब फॉर्म फैक्टर के दो फॉर्मूले हैं, एक सेंट्रल पोटेंशियल के लिए, एक जनरल पोटेंशियल के लिए। आप अपने पोटेंशियल को पहचानो, v ऑफ r वेक्टर, r वेक्टर बोले तो 3D, यानी कि r थीटा फाई, तो मतलब 3 डायमेंशनल पोटेंशियल है, स्फेरिकली सिमेट्रिक पोटेंशियल नहीं है, सेंट्रल पोटेंशियल नहीं है, इसका मतलब फॉर्मूला कौन सा लगेगा, जो जनरल पोटेंशियल वाला है वो, माइनस म्यू ओवर 2 पाई एच कट स्क्वायर इंटीग्रेशन e टू पावर आयोटा प्लस क्या होता है यार, आयोटा क्यू वेक्टर डॉट आर वेक्टर वी ऑफ आर वेक्टर डी क्यूब आर, ठीक है, मैंने प्राइम हटा दिया क्योंकि वो बता देता आपको जरूरत नहीं है, और ये ट्रिपल इंटीग्रेशन है, ठीक है, डी क्यूब आर लिख दिया, ट्रिपल इंटीग्रेशन है, वॉल्यूम इंटीग्रल है, और फॉर्मूला सही होना चाहिए मेरे ख्याल से, सही होगा यार। चले क्या करना है, पोटेंशियल डाल दो उठा के यहाँ पे, देखो एफ ऑफ थीटा फाई क्या हो जाना है, माइनस म्यू ओवर 2 पाई एच कट स्क्वायर इंटीग्रेशन, ये वॉल्यूम के ऊपर इंटीग्रेशन है, ई का पावर आयोटा क्यू डॉट आर, वी ऑफ आर है वी नोट को बाहर ले लेते हैं, डेल्टा ऑफ आर माइनस ए एंड डी क्यूब आर, ठीक है। अब जब भी डेल्टा पोटेंशियल आ जाए, मैंने डेल्टा पोटेंशियल पर एक पूरा लेक्चर ऑलरेडी अपलोड कर रखा है, और शायद आप लोगों ने देख भी लिया, और नहीं देखा हो तो देख लो यार, बहुत अच्छा लेक्चर है। तो जब भी 3 डायमेंशनल डेल्टा पोटेंशियल है, सबसे पहले देखना, मतलब सॉरी 3 डायमेंशनल डेल्टा फंक्शन है यहाँ पर इंटीग्रेशन के अंदर, सबसे पहले देखना है कि ये डेल्टा फंक्शन कहाँ पीक हो रहा है, किस पर्टिकुलर पॉइंट पर पीक हो रहा है, तो उसको कैसे करते हैं, जो यहाँ पर आर्गूमेंट है उसको 0 कर दो, तो
r इक्वल टू ए वेक्टर पर ये आपका पीक ले रहा है, क्या वो इस वॉल्यूम के अंदर है? अब वॉल्यूम देखो क्या है, वॉल्यूम है आपका होल स्पेस, क्योंकि लिमिट लगे तो क्या लगेगा 0 टू इन्फिनिटी, 0 टू पाई, 0 से 2 पाई, तो इसका मतलब होल स्पेस है। अब होल स्पेस में तो भाई ये पॉइंट कहीं ना कहीं तो होगा ना, 3 डायमेंशनल पॉइंट है ए वेक्टर, कहीं ना कहीं तो होगा, इसका मतलब विद इन लिमिट है। अगर ऐसा होता है डेल्टा फंक्शन जिस पॉइंट पर पीक हो रहा है वो विद इन लिमिट है, विद इन वॉल्यूम है, सॉरी लिमिट तो 1D या 2D में होता है, बट यहाँ पर विद इन वॉल्यूम है, ठीक है 1D में होता है लिमिट, विद इन वॉल्यूम है, 3D का केस है, तो इसका मतलब जो फंक्शन बच गया इसके अलावा वहाँ पर जन की इस पर अब r की जगह, r वेक्टर की जगह a रख दो, अगर कहीं r है तो जस्ट a रख दो मैग्नीट्यूड, तो यहाँ पर r वेक्टर दिख रहा है आपको, उसकी जगह a हो जाएगा बस, तो एफ ऑफ थीटा फाई हो गया आपका, यहाँ लिखते हैं एफ ऑफ थीटा फाई हो गया माइनस म्यू वी नॉट ओवर 2 पाई एच कट स्क्वायर, एंड ये हो गया e का पावर आयोटा q डॉट ए वेक्टर, r वेक्टर की जगह a वेक्टर हो गया, दैट्स इट, ओवर एंड आउट, ठीक है। निकालना ये चीज़ था, ये क्या होता है d सिग्मा और d ओमेगा होता है एफ ऑफ थीटा फाई के मोड का स्क्वायर, ठीक है। ये क्या हो गया एफ स्टार थीटा फाई इंटू एफ थीटा फाई। अगर कॉम्प्लेक्स होता है तो इस टाइप से लिखना पड़ता है, अभी आप देखो कॉम्प्लेक्स है तो आप करोगे तो एफ स्टार करोगे तो ये आयोटा वाली टर्म खत्म हो जाएगी, क्योंकि स्टार करोगे तो माइनस आयोटा होगा, और इसमें जस्ट ये एच टी जाएगा, ई की पावर माइनस आयोटा ये चीज़ और ई की पावर प्लस आयोटा ये चीज़ 1 हो जाना है, इसका स्क्वायर हो जाएगा, तो मैं सीधा लिख दूँ, आप चाहो तो खुद कर लेना, ये हो गया 4 पाई स्क्वायर एच कट 4, दैट्स इट। अगर आपको सिग्मा चाहिए होता, टोटल डिफरेंशियल क्रॉस सेक्शन चाहिए होता सिग्मा, तो वो क्या होता है ये चीज़ साइन थीटा डी थीटा डी फाई डबल इंटीग्रल। अभी आप देख सकते हो कि ये चीज़ आपका कांस्टेंट है, कांस्टेंट बोले तो थीटा एंड फाई पर डिपेंड नहीं कर रहा ना, तो इसका हो जाएगा ये म्यू स्क्वायर वी नोट स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर एच कट 4 इंटू इस चीज़ का क्या हो जाना है 4 पाई, अभी थोड़ी देर पहले बताया था, आप वापस से खुद से भी करोगे तो 4 पाई आ जाएगा आपको, ठीक है, ओवर एंड आउट, दिस इज आंसर, काटा पीटी कर लो वो तुम्हारे बस की है। चलो नेक्स्ट, एक मिनट रुको यार, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 पे चलो। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, हाँ ये अच्छा क्वेश्चन है, देखते हैं चलो। वी ऑफ आर वेक्टर, वी ऑफ आर वेक्टर जनरल पोटेंशियल है वी नॉट डेल्टा आर माइनस ए के कैप प्लस वी नॉट डेल्टा आर प्लस ए के कैप, के कैप मतलब जेड डायरेक्शन में, ठीक है। और थोड़ा लैंग्वेज हो रहा है यहाँ पर, उसको मैं लिख देता हूँ कि द इंसिडेंट पार्टिकल इज ट्रैवलिंग इन प्लस जेड डायरेक्शन, द इंसिडेंट पार्टिकल is traveling in प्लस जेड डायरेक्शन, ठीक है। तो प्लस जेड डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहा है और उसका इलास्टिक स्कैटरिंग होगा दिस नॉन स्फेरिकली सिमेट्रिक पोटेंशियल से, नॉन स्फेरिकली सिमेट्रिक पोटेंशियल, इससे उसका इलास्टिक स्कैटरिंग होगा, ठीक है। ये इस टाइप का कुछ लैंग्वेज होगा, उससे आपको कुछ ज़्यादा टेंस होने की जरूरत है नहीं, क्योंकि आपको बता दिया था इलास्टिक स्कैटरिंग ही आपके पूछता है, ठीक है। तो
और बोर्न अप्रोक्सीमेशन में ये चीज़ फाइंड आउट करनी है। ये क्वेश्चन हो गया, सिंबॉलिक फॉर्मेट में लिख लो क्योंकि ज़रूरत नहीं है उस चीज़ की, आप समझ जाओगे। अब ये चाहिए डिफरेंशियल क्रॉस सेक्शन, कैसे निकालें? एफ ऑफ थीटा पाई चाहिए, एफ ऑफ थीटा पाई चाहिए, उसका फॉर्मूला बताओ क्या होता है? एफ ऑफ थीटा फाई का फॉर्मूला होता है, सेंट्रल पोटेंशियल है तो सेंट्रल पोटेंशियल के लिए होता है माइनस म्यू ओवर 2 पाई एच कट स्क्वायर इंटीग्रेशन ई का पावर आयोटा क्यू डॉट आर वी ऑफ आर डी क्यू बार। ठीक है, वी ऑफ आर वेक्टर ये रहा आपका, इंट्रोड्यूस करा दूं तो एफ ऑफ थीटा फाई माइनस म्यू ओवर 2 पाई एच कट स्क्वायर इंटीग्रेशन ई का पावर आयोटा क्यू डॉट आर वेक्टर एंड दिस इज पोटेंशियल वी नॉट। वी नॉट को बाहर ले लें क्योंकि दोनों जगह वी नॉट, ठीक है, वी नॉट को बाहर ले लो तो यहाँ वी नॉट आ जाएगा और डेल्टा आर वेक्टर माइनस ए के कैप, सॉरी प्लस डेल्टा आर वेक्टर प्लस ए के कैप डी क्यू बार। ठीक है, अब देखो एक बार ऐसे एक चीज़ और कर लेते हैं, एक बार इसको इसके साथ लिख लेते हैं और एक बार इसको इसके साथ लिख लेते हैं, मतलब दो इंटीग्रेशन बना लेते हैं। ठीक है, चलो अच्छा एक चीज़ और बता दूं, मैं थोड़ा एक्सटेंडेड करके लिख रहा हूं ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। अगर मेरे को खुद को करना होता तो मैं बहुत फास्ट भी कर सकता हूं, बट अभी आपकी लर्निंग स्टेज है और दिस इज टॉपिक स्कैटरिंग। ठीक है, तो खौफ रहता है जनरली, तो खौफ मिटाना पहला मेरा टारगेट है, इसलिए मैं थोड़ा इजी स्टेप्स के साथ में चल रहा हूँ, मतलब स्टेप्स जानबूझ के बढ़ा देता हूँ मैं। ठीक है, तो इससे आप मतलब वो ना हो। टू पाई एच कट स्क्वायर, तो दो इंटीग्रेशन में तोड़ लो इसको, एक तो ये और ये, तो इंटीग्रेशन ई का पावर आयोटा क्यू डॉट आर एंड डेल्टा आर माइनस ए के कैप। ठीक है, और डी क्यू बार ये वाला आ जाएगा प्लस इंटीग्रेशन ई का पावर आयोटा क्यू डॉट आर एंड नाउ दिस थिंग डेल्टा आर प्लस ए के कैप डी क्यू बार ब्रैकेट बंद। ठीक है, अब देखो इस इंटीग्रेशन को कैसे करोगे, माइनस म्यू वी नॉट ओवर 2 पाई एच कट स्क्वायर। ये वॉल्यूम है होल स्पेस, क्योंकि यहाँ पर जो लिमिट लगेगी वो 0 टू इन्फिनिटी, 0 टू पाई एंड 0 से 2 पाई लगेगी। तो सबसे पहले आपको देखना है कि डेल्टा फंक्शन कहाँ पीक ले रहा है, तो आप देखो कहाँ पीक ले रहा है। डेल्टा फंक्शन ले रहा है आर इक्वल टू किस पॉइंट पर पीक ले रहा है, ये पॉइंट है आपका, देखो ए के कैप है। ठीक है, तो अगर आप इसको ऐसे लिखते ना, मतलब के, इसका मतलब ये पॉइंट है 0 0 ए, समझो यार अच्छे से, ए के कैप है, के कैप मतलब जेड कैप वाला। ठीक है, तो 0 0 ए पॉइंट हुआ जहाँ पर ये पीक ले रहा है डेल्टा फंक्शन, आर इक्वल टू इस पॉइंट पर पीक ले रहा है ये। ठीक है, और अगर आप अब जहाँ पर भी कहीं पे आर वेक्टर होगा उसकी जगह आप क्या लिख दोगे, आर वेक्टर की जगह आप जस्ट लिख दोगे ए के कैप। ठीक है, या फिर आप ऐसे बोल सकते हो 0 आई कैप 0 जे कैप प्लस ए के कैप, यही तो इसका मतलब। ठीक है, तो ए के कैप लिख दो, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा ई का पावर आयोटा क्यू डॉट ए के कैप। ठीक है, हटा दूं मैं इसको, थोड़ा नीचे लिख लेता हूँ, माइनस म्यू वी नोट ओवर 2 पाई एच कट स्क्वायर एंड ये हो जाएगा ई का पावर आयोटा क्यू डॉट ए के कैप। आई होप आपको समझ आ जाएगा यार ये। अब वापस से सुन लो एक बार, सबसे पहले देखो डेल्टा फंक्शन कहाँ पीक ले रहा है, इसको 0 करना होता है, इसको 0 करोगे तो आर इक्वल टू ए के कैप वेक्टर, ए के कैप का मतलब होता है 0 0 ए, बिल्कुल यार सीधी सी बात है। आर वेक्टर इक्वल टू ए के कैप का मतलब क्या होगा, यही तो मतलब हुआ, आर इक्वल टू 0 दिस पॉइंट की बात करें तो क्या हुआ 0 0 ए। ठीक है ना, तो फिर ए के आर वेक्टर जे क्या लिखना है, ए के कैप, दैट्स इट, नथिंग। यहाँ पर आर इक्वल टू माइनस ए के कैप पर पीक ले रहा है। ठीक है,
माइनस ए का मतलब है 0 0 माइनस ए पॉइंट पर। तो वापस से ये पॉइंट ऑब्वियसली वॉल्यूम के अंदर होगा, क्योंकि वॉल्यूम पूरा 3 डायमेंशनल स्पेस है पूरा का पूरा, तो ऑब्वियसली ये पॉइंट होगा। तो बाकी जो स्टेप बच गया उसमें r इक्वल टू माइनस ए के कैप रख दो, रखो e का पावर आयोटा q डॉट माइनस ए के कैप लिखो तो माइनस ये और ए के कैप, ये हो गया आपका। और अब देखो क्या हो जाना है, ये माइनस म्यू वी नोट ओवर 2 पाई एच कट स्क्वायर। और देखो एक बात, q डॉट ए के कैप क्या है भाई, q को आप ऐसे लिख सकते हो ना, q वेक्टर को क्यू एक्स आई कैप क्यू वाई जे कैप प्लस क्यू जेड के कैप, q वेक्टर को लिख सकते हो आप डॉट ए के कैप 0 आई कैप प्लस 0 जे कैप प्लस ए के कैप, इस टाइप का स्टेप है। तो डॉट प्रोडक्ट में क्या होना है, ये दोनों फैक्टर्स, ये आपको पास क्या आएगा क्यू जेड और ए, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा क्यू जेड ए, तो ई का पावर आयोटा क्यू जेड ए प्लस ई का पावर माइनस आयोटा क्यू जेड, क्यों ये भी एक ए कैप है ना, तो क्यू जेड ए, ठीक है। आयोटा थीटा क्या होता है बटे 2, अगर बात करूँ तो ये कोस थीटा होता है, तो ये हो गया आपका कोस माइनस म्यू वी नोट ओवर 2 पाई एच कट स्क्वायर 2 ऑफ कोस क्यू जेड ए एंड एफ ऑफ थीटा फाई। नथिंग, हो गया, ठीक है। अब ओके, यार एक मिस्टेक हो गई मेरे से, एक मिस्टेक हो गई, वेट 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 वेट, इस क्वेश्चन में नहीं है, फर्स्ट क्वेश्चन में हुई है, सेकंड या फर्स्ट दोनों में हुई है शायद। देखना मैं एक बार बताता हूँ, आप थोड़ा यार उसको सही करना, क्योंकि हो गया यार मेरे से बाई मिस्टेक हो गया, जल्दबाजी में हो गया। अभी यहाँ तक तो ये हो गया, ठीक है, स्कैटरिंग फैक्टर तो हो गया, मतलब स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड तो हो गया। आपको ये निकालना है, तभी एक बार इसको निकाल देते हैं, उसके बाद पिछले जो भी क्वेश्चन थे उन पे एक बार वापस चलेंगे बैक, ठीक है। मैं आपको बता दूंगा तो आप उनको सही कर लेना। चलो हटाते हैं इसको, इसको समझो, अभी फोकस मत करो पीछे जाके। अब आपको क्या निकालना है, सबसे पहले तो क्यू जेड पता होना चाहिए क्या होगा, ठीक है। उसके बाद में आपको ये चीज़ निकालनी है जो कि ये होता है एफ ऑफ थीटा फाई का स्क्वायर। तो ये तो कोई दिक्कत नहीं, इसका स्क्वायर कर दो सीधा ही, ये हो गया आपका माइनस तो प्लस हो जाएगा, म्यू स्क्वायर वी नोट स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर एच कट 4 एंड 2 का 4 हो जाएगा, तो उस 4 को यहाँ रख देता हूँ, कोस स्क्वायर क्यू जेड ए। जो चीज़ जो बच रही है निकालने के लिए वो है क्यू जेड, क्योंकि आपको क्यू दिया होता है, क्यू जेड नहीं दिया होता, तो क्यू जेड आपको निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो उसको अभी देखते हैं कैसे निकालेंगे, पहले इसको हटाते हैं। अच्छा, कोई अभी प्रिडिक्ट कर पाया कि मिस्टेक क्या हुई, पीछे के क्वेश्चंस में मिस्टेक क्या हुई? प्रिडिक्ट कर पाया तो आप बताना, मैं जैसे डिस्कस करूँ तो कमेंट करके बताना किस किस को प्रिडिक्ट हो गया था। असली मज़ा तो वही है ना कि तुम देख रहे हो तो आंखों से देख रहे हो या अंधे होकर देख रहे हो। चलो अभी देखते हैं क्यू जेड। अब देखो जो क्वेश्चन की लैंग्वेज थी ना उसमें एक चीज़ थी कि इलास्टिक स्कैटरिंग है एंड जो इनिशियली जो पार्टिकल जो मूव कर रहा है वो जेड कैप डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो ऐसा था कि जेड कैप डायरेक्शन में पार्टिकल मूव कर रहा है, तो इनिशियल जो वेव वेक्टर है उसका वो जेड कैप डायरेक्शन में होगा अगर ये जेड डायरेक्शन हो तो।
जेड एक्सिस होता है, बिल्कुल सही बात है। और आफ्टर स्कैटरिंग ऑब्वियसली के वेक्टर होता है उसका वेव वेक्टर, और कुछ एंगल जो स्कैटरिंग एंगल है थीटा वो इन दोनों के बीच में होता है, ठीक है। और क्यू क्या होता है, क्यू होता है आपका k0 माइनस के वेक्टर, मोमेंटम ट्रांसफर, ठीक है। तो देखो क्यू को अगर आप इसको इसी लाइन को अगर ऐसे लिखो q प्लस के या k प्लस क्यू, एक ही बात है, इसको इधर ले आऊँ मैं, इक्वल टू k0 वेक्टर। इसका मतलब मैं अगर यहाँ पर उसको ड्रॉ करना चाहूँ, और एक चीज़ हो रहा है इलास्टिक स्कैटरिंग है ना, तो ये दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर होता है। इलास्टिक स्कैटरिंग है तो दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर होता है। इनिशियली जेड कैप डायरेक्शन में है, तो इसका मतलब k0 को जेड कैप डायरेक्शन बनाना है। ये किसी एंगल थीटा पे बनेगा क्योंकि स्कैटरिंग एंगल थीटा होता है, ठीक है। ये स्कैटरिंग जो डायरेक्शन है उसमें है, आफ्टर स्कैटरिंग वेव वेक्टर है। यहाँ तक सब क्लियर है। ये भी आपको क्लियर है कि क्यू ये होता ही है, और ये आप इस चीज़ से लिख ही सकते हो। यहाँ पर अगर ये दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर है तो दोनों वेक्टर सेम लेंथ के बनाने चाहिए, ठीक है, थोड़ा सा अप्रोक्सीमेटली बना दिया। अब k प्लस क्यू, के ये रहा प्लस क्यू इक्वल टू k0 होगा, तो ये q वेक्टर ऐसे आएगा ना, विदाउट k प्लस क्यू इक्वल टू k वेक्टर, ट्रायंगल रूल से, ठीक है। अब ये है आपका इस डायरेक्शन से 90 डिग्री पे, ठीक है, साफ साफ दिख रहा है 90, ऐसे बनाने की जरूरत ही नहीं है, π/2। ये एंगल लेट अल्फा है, ठीक है। तो अब एक बात बताओ, अपने इस अल्फा को फाइंड आउट करते हैं। अल्फा दे एक्स मान लो, चलो इसको, इस एक्स को फाइंड आउट करते हैं। क्या होगा उसकी वजह से मैं बताता हूँ, अभी एक बार एक्स को फाइंड आउट करो। अब एक बात बताओ कि ये एंगल और ये एंगल बराबर होंगे कि नहीं होंगे? क्यों होंगे बराबर? क्योंकि ये मैग्नीट्यूड बराबर है, ये मैग्नीट्यूड बराबर है, तो दोनों साइड का लेंथ बराबर है, तो ये एंगल x तो ये एंगल भी x, बिल्कुल सही बात है। तो एक बात बताओ कि थीटा प्लस 2x इक्वल टू पाई, बिल्कुल सही बात है। और एक यहां से एक चीज देखो, इसको अल्फा बोला था ना मैंने, अल्फा, अल्फा प्लस एक्स इक्वल टू 90 डिग्री, क्योंकि ये π/2 है, ये वाला एंगल निकालना है, ये वाला, ठीक है। यहां से अब ये चीज तो हो गई। अब आप एक चीज और देखो, जैसे क्यू जेड चाहिए ना, तो इसको हटा रहा हूं मैं एक बार के लिए, क्यू वेक्टर का जेड कंपोनेंट चाहिए, तो आप क्यू वेक्टर को ऐसे थोड़ा सा एक्सटेंड कर लो। एक वेक्टर को ऐसे आप डिस्प्लेस कर सकते हो, मैंने वेक्टर एनालिसिस में आपको बताया था, एक वेक्टर को ऐसे कहीं पे भी ले जा सकते हो, ठीक है, डायरेक्शन और उसका मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होना चाहिए, तो ऐसे उसको आगे ले आओ, लेके आ सकते हो। अगर ये एंगल पता हो आपको, तो ये जेड डायरेक्शन में जो भी इसका कंपोनेंट होगा वो आ जाएगा, वही तो आपका क्यू जेड है, ये तो मेरे माइंड में चल रहा है, सही है। तो ये एंगल कितना होगा, ये एंगल आप देखो कितना होगा, ये एंगल और ये एंगल, तो ये x के बराबर होगा या नहीं होगा? बिल्कुल होगा। तो आपको x निकाल लेना यहाँ से कितना होगा इन दोनों इक्वेशन से, और x क्या है, यार एक गड़बड़ हुई क्या? हाँ नहीं, x निकाल लो, कोई दिक्कत नहीं है, x से हो जाएगा काम। x इक्वल टू क्या है, यहाँ से देख लो, x इक्वल टू हो जाएगा आपका 2x इक्वल टू हो गया पाई माइनस थीटा, x इक्वल टू हो गया π/2 माइनस θ/2, ठीक है। और क्यू जेड क्या हो गया, ये क्यू वेक्टर है, क्यू जेड क्या हो गया, इनकी जेड डायरेक्शन में q cos ऑफ x, q इसका मैग्नीट्यूड क्यू वेक्टर का, और cos ऑफ x ये जो एंगल बन रहा है, बिल्कुल सही बात है यार, देखो q cos ऑफ x जेड डायरेक्शन में, सही बात है। तो अब x की वैल्यू डालो आप यहाँ पे, x आपने अभी फाइंड आउट किया, ये π/2 माइनस θ/2, और ये हो जाएगा q cos π/2 माइनस θ/2 यानी कि साइन θ/2। तो q जेड ये चीज़ें आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, थोड़ा सा डिफिकल्ट जरूर है लेकिन आपको समझ आ जाएगा। वापस से बता देता हूँ, अगर आपको दिक्कत हो रही है तो मिटा के बताता हूँ, अच्छे समझ आएगा।
ठीक है, उसको यहाँ रख देना है बस, फिर आपका ये वाला काम हो गया। ठीक है, और अभी एक बार वापस से बता देता हूँ, थोड़ी सी नई चीज़ है तो शायद आपको थोड़ा सा डिफिकल्ट लगे। लैंग्वेज क्या है कि इनिशियली वो जेड कैप डायरेक्शन में है, तो जो इनिशियल वेव वेक्टर है जेड डायरेक्शन में होगा, यानी कि k0 जेड डायरेक्शन में होगा। और अगर स्कैटरिंग एंगल थीटा है तो k वेक्टर ऐसे थीटा एंगल पे होगा जो इनिशियल डायरेक्शन है उससे, सही है। और इन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा, बिल्कुल होगा, क्योंकि इलास्टिक स्कैटरिंग है। और जो मोमेंटम ट्रांसफर वेक्टर होता है वो होता है इनिशियल वेव वेक्टर माइनस फाइनल वेव वेक्टर। ये आपको भली बात याद है, अच्छे से याद है। तो एक बात यहाँ से आप एक चीज़ देख सकते हो कि q प्लस के या k प्लस क्यू एक ही बात है, इक्वल टू k0 वैक्टर है। तो आप q को अगर ड्रॉ करना चाहते हो तो k वैक्टर ये और q ये होगा आपका, तो k प्लस क्यू इक्वल टू k0। और अगर आप एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लो यहाँ पे, ठीक है, और अगर आपका टारगेट ये है, ये एंगल्स फाइंड आउट करो आप एक बार के लिए, तो ये देखो दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, तो ये जो भी एंगल होगा x वो ये x होगा, तो थीटा प्लस 2x यहाँ बनाता हूँ, थीटा प्लस 2x इक्वल टू पाई है, ठीक है ना, थीटा प्लस 2x इक्वल टू पाई है। यहाँ से अगर मैं x निकालूँ तो पाई माइनस थीटा बाई 2 यानी कि पाई बाई 2 माइनस थीटा बाई 2, कुछ दिक्कत नहीं है। अब q को अगर मैं इस वेक्टर को डिस्प्लेस कर लूँ यहाँ पर, जो कि अलाउड होता है वेक्टर एनालिसिस से, वेक्टर का डिस्प्लेसमेंट अलाउ होता है, उसका मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन शुड नॉट बी चेंज्ड। तो हमने नहीं किया, आप देख सकते हैं यहाँ से इसको उठा के ऐसे लाए हैं, ठीक है, इसका मैग्नीट्यूड q ही है, सॉरी ऐसे। अब ये एंगल आपको देखना हो तो ओबियसली ये एंगल अगर x है तो ये एंगल भी x होगा। और इधर अगर कंपोनेंट देखना हो क्यू जेड जिसको बोला जाएगा ओबियसली, क्योंकि जेड डायरेक्शन में कंपोनेंट है, क्यू कोस ऑफ x होगा। अगर ये एंगल x है तो क्यू कोस ऑफ x होगा, क्यू जहाँ पर इसका मैग्नीट्यूड है, सही है, क्यू वेक्टर बोल लो, चाहिए कुछ ही बोलो, कोई दिक्कत नहीं है। कोस x की जगह आप ये डाल दोगे, एंड आई होप यार आपको समझ आ गया। क्यू जेड की जगह ये आप ये चीज़ डालोगे और आपका ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो मैं क्यू जेड की जगह डाल देता हूँ यहाँ पे, क्यू जेड आपका क्यू साइन थीटा बाई 2 और ए भी था यहाँ पर, क्यू जेड ए था, तो ये आपका आंसर हो गया अभी, ठीक है। अगर अभी टोटल क्रॉस सेक्शन निकालना पड़ेगा तो वो आगे की बात है, ठीक। और चलो उसको मैं कर देता हूँ, बट उससे पहले जो पहले क्वेश्चन में जो मिस्टेक हुई, फर्स्ट या सेकंड जो भी क्वेश्चन थे शायद दोनों में मिस्टेक हुई है, पहले उसको आइडेंटिफाई करो, ठीक है। ये क्वेश्चन हो गया आपका, मिस्टेक बहुत ही गंदी वाली हुई है यार, सीरियसली तुम भी नहीं समझ पाए होंगे काफ़ी अभी तक भी। देखो वहाँ पर कुछ जैसे मेरे को याद है, फर्स्ट क्वेश्चन में जो डी सिग्मा ओवर डी ओमेगा आया था वो ऐसे जैसे ट्रिक से भी निकाला था, तो हमने ऐसे आया था सम कांस्टेंट स्क्वायर ओवर 1r स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर और इसका स्क्वायर, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है, ठीक है। फिर हमने क्या किया, सिग्मा निकाला। अभी भी देख लो किसी को याद आ रहा हो तो क्या मिस्टेक हुई। इस सिग्मा ये होता है, गलती ये हुई कि भावुकता में, इसको मैं डाल देता हूँ एक बार, सी नॉट स्क्वायर बाहर आ जाएगा, जो भी कांस्टेंट था वहाँ पे 1 ओवर आर स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, सॉरी, और इसका स्क्वायर साइन थीटा डी पाई। इस चीज़ को हमने भावुकता में बाहर ले लिया एज ए कांस्टेंट, बट ये कांस्टेंट है नहीं। क्यों नहीं है बोलो? क्योंकि Q इक्वल टू क्या होता है, 2k साइन थीटा बाई 2। ये मिस्टेक हुआ था हमसे, मेरे को वापस से इसको कर रहा था ना, तो मेरे को मतलब इसको करने लगा ना, तो फिर मेरे को ध्यान आया क्योंकि उसमें Q था ना, तो Q तो इक्वल टू ऐसा कुछ होगा ना, तो ये थीटा का फंक्शन है, तो हमसे गलत हुआ। तो अब मैं अभी कर देता हूँ इसको, ठीक है, और इसको फिर बाद में कर लेंगे, ठीक है, या फिर अब आपकी मर्जी है, आप खुद से भी कर सकते हो, पर वो थोड़ा सा
कर देता हूँ मैं, क्योंकि वो हो सकता है तुम्हारे फिल्टर इधर उधर हो ही जाते हैं जल्दी, तो मैं कर देता हूँ इसको। चलो सी नॉट स्क्वायर, क्वेश्चन फर्स्ट का सेकंड पार्ट है सिग्मा निकालने वाला, और प्लीज़ आप करेक्शन कर लेना पीछे जाके जैसे भी आप मैनेज कर पाओ। सी नॉट स्क्वायर 0 से 2 पाई, अच्छा फाई का तो ये डिपेंडेंसी है ही नहीं, तो इसका तो 2 पाई हो जाएगा, इसकी बढ़त तो ख़त्म करो, ठीक है। अब बचा 0 से पाई 1 ओवर आर स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर की जगह हो जाएगा 4k स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, ठीक है। और फिर है ऊपर साइन थीटा डी थीटा। ये इंटीग्रेशन सोल्व करना पड़ेगा। कैसे करें, इस चीज़ को कुछ ले लें, एक्स वैक्स कुछ मान लेते हैं, एक्स ले लो चलो, तो इसको ले लें अपन एक्स ले लेते हैं एक बार, 4k स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, एक्स नहीं यार, इसको आप एक्स स्क्वायर लो, ठीक है। इसको आप एक्स स्क्वायर लोगे तो 2k साइन थीटा बाई 2 एक्स हो जाएगा। वो ट्राई करते हैं, देखेंगे जो भी होगा, लिखना मत अभी। dx इक्वल टू क्या होगा 2k साइन थीटा का डिफरेंशिएशन हो जाता है कोस थीटा बाई 2, ठीक है। अच्छा डी थीटा dx इक्वल टू 2k साइन थीटा कोस थीटा बाई 2 एंड थीटा बाई 2 का हो जाएगा हाफ डी थीटा, ठीक है। ये आप ध्यान रखें, थोड़ा सा हाफ का कई बार गड़बड़ हो जाती है। तो ये हो गया k कोस थीटा बाई 2 डी थीटा, 2 से 2 कट जाएगा ना। अब आगे चलो, इसको कन्वर्ट करो, देखो नीचे तो क्या हो जाएगा 1 बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, यार इसको बस यहीं तक ही करते हैं। इसका अगर सिग्मा तुमको निकालना हो तो तुम खुद से निकाल लेना, सेम टाइप कुछ ऐसे होगा। तो ये हो गया सी नॉट स्क्वायर 2 पाई और फिर हो गया 0 टू पाई और 1 बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और ऊपर है साइन थीटा डी थीटा, ठीक है। और इस चीज़ को हम तो अपन ऐसे करते हैं, यहाँ से डी थीटा निकाल लेते हैं और उसको रख देते हैं यहाँ पे, ठीक है। और डी थीटा को अगर अपन निकालेंगे, देखते हैं क्या होता है। डी थीटा यहाँ से क्या हो गया, ये हो गया dx ओवर k कोस थीटा बाई 2। इसको आप लिखो, साइन थीटा को क्या लिख सकते हो 2 साइन थीटा बाई 2 कोस थीटा बाई 2, और डी थीटा को क्या लिख सकते हो, ये रहा dx ओवर k कोस थीटा बाई 2। कोस थीटा बाई 2 से कोस थीटा बाई 2 कट जाएगा और k और 2 को बाहर ले आओ, ये हो गया सिग्मा सी नॉट स्क्वायर इंटू 2 पाई 0 से पाई k, और उसको बाहर नहीं लेके यार 2 बाई k, तो ये 4 पाई हो जाएगा और एक k हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ है साइन थीटा बाई 2 dx और नीचे है 1 बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। बट एक बात हो देखो, साइन थीटा बाई 2 थोड़ी होगा वहाँ पे, इसको भी तो कन्वर्ट करना पड़ेगा x में, क्योंकि जब पूरा इंटीग्रली x में हो गया, लिमिट भी चेंज करूँगा मैं, अभी रुक जाओ उसके लिए, ठीक है। करना पड़ेगा यार, यहीं पे करना पड़ेगा वो, चलो कर लो एक बार, यहाँ से देख लो। जब थीटा इक्वल टू 0 है, 0 टू पाई था ना, थीटा इक्वल टू 0 है तो ये चीज़ 0 हो गया, यानी कि एक्स इक्वल टू 0 है। और जब थीटा इक्वल टू पाई है तो साइन पाई बाई 2 यानी कि 1 हो गया, 2k है, तो 0 से 2k की लिमिट है, ठीक है। और साइन थीटा बाई 2 को रखना पड़ेगा, साइन थीटा बाई 2 यहाँ से रख दो ना, x बाई 2k, तो x बाई 2k, इसकी जगह x बाई 2k, तो 2k स्क्वायर हो जाएगा। साइन थीटा बाई 2 आप वहाँ से देख सकते हो x बाई 2k है यहाँ से,
ठीक है, थोड़ा सा इंटीग्रल थोड़ा उटपटांग तरीके का है बट कर लेंगे। अब सिग्मा इक्वल टू सी नोट स्क्वायर इंटू 2 पाई, 2 से 2 काट लिया मैंने, के स्क्वायर 0 से 2k एक्स डी एक्स, और ये हो गया 1/r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, या फिर मैं ऐसे बोलूँ एक्स स्क्वायर प्लस 1/r स्क्वायर। अब इस इंटीग्रेशन को देखो, अगर अपन बात करें कि ये किसका डिफरेंशिएशन है तो उससे हो जाता है ना, या फिर अपन इसको कुछ ले लें, इस नीचे वाली चीज़ को t ले लें, देखते हैं। बाकी सब हटाता हूँ मैं यार, थोड़ा इंटीग्रेशन थोड़ा सा बड़ा सा हो जाएगा ये। इसके ने हल्के में ले गए थे अपन उसको, बड़ी मिस्टेक थी बट कोई नहीं, चलते चलते याद आ गया, अच्छा है। तो यहाँ पर इसको t लेते हैं। t क्यों लेने का सोच रहा हूँ मैं ये बता दूँ कि ऊपर x dx है तो dt में चला जाएगा, तो 1/t समथिंग बन जाएगा, ठीक है, तो ये सही रहेगा मेरे ख्याल से। देखना t ले तो 2x dx इक्वल टू dt हो गया, तो यहाँ से सिग्मा इक्वल टू क्या हो गया, सी नोट स्क्वायर 2 पाई के स्क्वायर, और लिमिट तो बाद में रख लेंगे, एक्स डी एक्स हो गया dt/2, तो 1/2 dt, और ये हो गया था आपका t, ठीक है। लिमिट लगाओ, लिमिट है यहाँ से, अगर x इक्वल टू 0 है तो t इक्वल टू 1/r स्क्वायर, और x इक्वल टू अगर 2k है तो यहाँ पर 4k स्क्वायर प्लस 1/r स्क्वायर, 4k स्क्वायर प्लस 1/r स्क्वायर, ये हो गया 1/t dt ln t। तो सिग्मा इक्वल टू सी नोट स्क्वायर 2 पाई के स्क्वायर, और ये शायद 2 भी है यहाँ पर, तो ये 2 से 2 कट ही जाएगा, पाई हो जाएगा, ठीक है, ये 2 से 2 कट गया, dt 1/t ln t 1/t ln t इंटीग्रेशन होता है ना भाई, ln t का डिफरेंशिएशन 1/t, हाँ ऐसा ही है। लिमिट लगा लो, ये हो गया आपका 1/r स्क्वायर, और ये हो गया 4k स्क्वायर प्लस 1/r स्क्वायर, ये लिमिट हो जाएगी, तो आप लगा दो इसको k स्क्वायर, और ये हो गया ln, ऊपर वाले रखोगे तो ये हो गया 4k स्क्वायर प्लस 1/r स्क्वायर, माइनस करोगे तो नीचे आएगा 1/r स्क्वायर, ठीक है, ln दिस माइनस दिस, यानी कि ln ऑफ दिस हो गया आपका, ये आपका आंसर है। तो फर्स्ट क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज करिए और फिर ये इस टाइप का आंसर आएगा, ठीक। और अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, चलो। और हो सकता है मेरे से सेकंड क्वेश्चन में भी शायद गलती हुई हो सिग्मा को कैलकुलेट करने में, तो वो आप अब खुद से मैनेज कर लोगे, ठीक है। जहाँ पर q है तो q की जगह 2k sin θ/2 रखना ही पड़ेगा, और उससे वो आप एज ए कॉन्स्टेंट अगर मानना है तो आपकी गलती हो जाएगी आपसे, जो कि मेरे से हो गई थी। कोई दिक्कत नहीं है, चलो अभी नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाँ ये है आपका क्वेश्चन, देखो इसमें फेज शिफ्ट दिया है, फेज शिफ्ट गिवन है l इक्वल टू 0 के लिए, l इक्वल टू 1 के लिए, l इक्वल टू 2 के लिए, एंड ऑल अदर फेज शिफ्ट्स वो सब 0 है। डेल्टा l इन सब l के लिए जो हायर देन l इक्वल टू 2 है उनके लिए 0 है, इनके लिए कुछ गिवन है डेल्टा l, इनकी डेल्टा 0 हो गया, डेल्टा 1 हो गया और डेल्टा 2 हो गया। ये फेज शिफ्ट गिवन है, डेल्टा l लिखते हैं ना इस वजह से, तो ये फेज शिफ्ट है 30, 45 एंड 60 डिग्री। तो डिग्री में दिया हुआ तो पहले तो उसमें देखो रेडियन में π/6, π/4 एंड π/3, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, सिग्मा कैलकुलेट करना है। सबसे इजी क्वेश्चन यही होते हैं। सिग्मा का फॉर्मूला देख लो क्या होता है,
सिग्मा का फॉर्मूला होता है 4 पाई बाई के स्क्वायर समेसन L इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी 2L प्लस 1 साइन स्क्वायर डेल्टा L। पार्शियल वेव एनालिसिस में ये था आपके पास फॉर्मूला। अब क्या रखना है, कुछ नहीं, डालो लिमिट, ये सब चीज़ें क्वेश्चन हो जाएगा। सिग्मा 4 पाई बाई के स्क्वायर और L इक्वल टू 0 डालो, L इक्वल टू 0 डालो, यहाँ पे 1 हो गया साइन स्क्वायर डेल्टा L। साइन स्क्वायर डेल्टा 0 क्या है, पाई बाई 6, तो साइन स्क्वायर पाई बाई 6 प्लस L इक्वल टू 1 डालो, 2 प्लस 1 3 और साइन स्क्वायर डेल्टा 1 है पाई बाई 4 प्लस L इक्वल टू 2 डालो, 4 5 हो गया साइन स्क्वायर पाई बाई 3। ये आपका आंसर हो जाएगा। इनकी वैल्यूज पुट कर दो, 4 पाई बाई के स्क्वायर सिग्मा साइन स्क्वायर पाई बाई 6 साइन 30 1/2 तो 1/4 प्लस 3 इंटू साइन पाई बाई 4 1/√2 उसका स्क्वायर 1/2 प्लस 5 साइन पाई बाई 6 पाई बाई 3 √3/2 इसका स्क्वायर होगा तो 3/4। अब इसको कैलकुलेट कर लो, 4 पाई बाई के स्क्वायर 1/4 प्लस 3/2 और इसमें ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लूँ 2 का, ऐसे कर लो, क्या ही दिक्कत है, प्लस 15/4 सब जगह नीचे 4 हो गया, एलसीएम ले लो, ऊपर क्या हो गया 4 1 7 और 15 22, ठीक है, 15 प्लस 7 4 से 4 कट जाएगा तो 22 पाई बाई के स्क्वायर, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो, उतार लो आपको इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंसिडर द स्कैटरिंग ऑफ ए अल्फा पार्टिकल विद एल्युमिनियम। अच्छा, क्वेश्चन है कि कंसिडर द स्कैटरिंग ऑफ ए 5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट अल्फा पार्टिकल, कंसिडर द स्कैटरिंग ऑफ ए 5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट अल्फा पार्टिकल with the nucleus by the nucleus Z, nucleus having Z equal to 13 and A equal to 27, ठीक है, and if the scattering angle in lab frame is 30 degree, then find it in CM frame। ये क्वेश्चन दिया हुआ है आपको, लैब फ्रेम में स्कैटरिंग एंगल 30 डिग्री दिया हुआ है और आपको CM फ्रेम में सेंटर ऑफ मास फ्रेम में उसको निकालना है। लिखो क्वेश्चन को और सोचो क्या हो जाएगा। देखो, लैब फ्रेम और CM फ्रेम में स्कैटरिंग एंगल का आपको फॉर्मूला पता है डायरेक्ट कि लैब फ्रेम में θ1 होता है, लैब फ्रेम में θ1 और CM फ्रेम में θ बोलते हैं उसको। दोनों के बीच में रिलेशन का फॉर्मूला पता होना चाहिए आपको, वो था tan θ1 इक्वल टू साइन θ ओवर कोस θ प्लस m1/m2, ऐसा कुछ था। ये है मास ऑफ द प्रोजेक्टाइल और मास ऑफ द जो टारगेट है, ठीक है। m1 है प्रोजेक्टाइल और हमेशा प्रोजेक्टाइल के लिए पूछता है, तो ये मैंने इसलिए प्रोजेक्टाइल के लिए फॉर्मूला लगाया है, θ1 और θ के बीच में, θ2 नहीं बोला, ठीक है, अल्फा पार्टिकल के लिए बात कर रहा है वो। अब m1 तो अल्फा पार्टिकल अल्फा और दूसरा ए कौन है, z इक्वल टू 13 a इक्वल टू 27, एल्यूमिनियम ही तो है, तो कोई बात नहीं, एल्यूमिनियम लिखने की जरूरत तो नहीं है, बट कोई बात नहीं, आपको तो मास से मतलब है। भाई अल्फा पार्टिकल तो क्या होता है,
जेड इक्वल टू 2 एंड ए इक्वल टू 4, ये आपका दिया हुआ जेड इक्वल टू 13 एंड ए इक्वल टू 27, ठीक है। तो मास क्या होता है, मास होता है ये चीज़, तो m1 4 है और ये 27 है, ऊपर रेशियो में है, तो उसके बाद आपको ये यूनिट यूनिट का कोई चक्कर पड़ना भी नहीं है कि एक AMU है क्या है क्या नहीं, क्योंकि कट जानी है, ठीक है। तो ये हो गया 4/27 साइन थीटा, ये थीटा आपको निकालना है, ठीक है, ध्यान रहे। वो tan थीटा 1 दिया हुआ है, लैब फ्रेम में दिया हुआ है थीटा 1, तो tan 30 कितना हो जाता है, π/6 इक्वल टू साइन थीटा ओवर कोस थीटा प्लस m1/m2 यानी कि 4/27। अब यार ये कैलकुलेशन है, देखो tan π/6 क्या होता है, 1/√3 आई थिंक, हाँ 1/√3। अब ये कैलकुलेशन है, तिगड़मबाजी कर कुरा के आना है आंसर थीटा को, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस भी आते होते हैं आपको, ठीक है। और ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन आप कैसे भी इधर उधर तिगड़मबाजी करनी पड़ेगी, हो जाएगी सॉल्व, ठीक है। जैसे हाँ कर दूं क्या, इसको करने के लिए क्या किया जाए, ये वैसे है ना, इसका आंसर टेढ़ा मेढ़ा ही आएगा थीटा का, बट कोई नहीं यार, आपको रिलेशन पता होना चाहिए। जब कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आएगा ना, तो आपको मतलब ऐसा आएगा कि कैलकुलेशन में वो तंग नहीं करेगा आपको, ठीक है ना। तो वो जस्ट आपसे फॉर्मूला जानना चाहेगा उस टाइम। इस टाइप के क्वेश्चन भी कर सकते हो आप। नेक्स्ट देखो, बाकी कुछ तिगड़मबाजी लगती हो तो लगा लेना, जरूरी है नहीं ऐसे कोई। और नेक्स्ट है आपका, हाँ क्वेश्चन नंबर जो भी है आपका, और ये है आपका कि एक देखना कि एक हार्ड स्फीयर है, रेडियस r का, कैपिटल R का हार्ड स्फीयर। हार्ड स्फीयर का मतलब होता है, वहाँ पर पोटेंशियल भी दिया हो सकता है आपको कि जिसका रेडियस है ना, उसके अंदर अंदर तो पोटेंशियल है इन्फिनिटी, मतलब इसके अंदर कोई पार्टिकल जा नहीं सकता। हार्ड स्फीयर का मतलब है इससे रिफ्लेक्ट होगा और बाकी जगह जीरो है। इस चीज़ के लिए r ग्रेटर देन r, बाहर जीरो है और ये वॉल्स के अंदर पूरा इनफाइनाइट पोटेंशियल है। और अब इस पर एक इंसिडेंट पार्टिकल इंसिडेंट कराया है, एक स्मॉल स्फीयर करवाया जो जिसका रेडियस r है, ठीक है। और पूछा है उसने कि डिफरेंशियल क्रॉस सेक्शन क्या हो जाएगा और टोटल क्रॉस सेक्शन क्या हो जाएगा। देखो डिफरेंशियल नहीं, टोटल ही पूछा सर यार, टोटल पूछा है, सिग्मा पूछा है, ठीक है। अब क्वेश्चन में दो आंसर होंगे, डिपेंड करता है कि उसने क्लासिकल स्कैटरिंग थ्योरी में पूछा है, ये तो स्टैंडर्ड है ना हार्ड स्फीयर स्कैटरिंग, क्लासिकल स्कैटरिंग थ्योरी में पूछा या क्वांटम स्कैटरिंग करनी है। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि क्लासिकल स्कैटरिंग में सिग्मा होता है πr² और यहाँ पर सिग्मा होता है 4πr², क्वांटम स्कैटरिंग में, ठीक है। और ख़ास बात ये इस स्फीयर की रेडियस पर डिपेंड करता ही नहीं है, ठीक है। तो ये तो गुमराह करने के लिए बोला है आपको कि स्फीयर r का पार्टिकल उस पर इंसिडेंट कराया हार्ड स्फीयर पर। अब ये चीज़ कैसे समझोगे कि ये क्लासिकल स्कैटरिंग है या फिर क्वांटम स्कैटरिंग है, सोचो भाई। अभी राइट नाउ क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन मैंने बोला कि ए स्मॉल पार्टिकल ऑफ रेडियस r इज इंसिडेंट ऑन ए हार्ड स्फीयर that is denoted by this potential and now find sigma the total cross section। बताओ क्या मानोगे, क्लासिकल या क्वांटम? ऑप्शन में दोनों ही हैं, ऑप्शन मान के चलो आप, ऑप्शन में दोनों ही हैं, बताओ।
जब अगर आपको पोटेंशियल दे दे, अगर जस्ट हार्ड स्फीयर बोल के छोड़ देते ना तब तो था क्लासिकल। अगर वो पोटेंशियल का उसने जिक्र कर दिया, मतलब उसने अपने लैंग्वेज में कहीं ना कहीं ये चीज़ लिखी, इसका मतलब पोटेंशियल कब आता है? पोटेंशियल फ्रेम में आता है जब क्वांटम स्कैटरिंग का डिस्कशन हो रहा हो। तो दिस इज नाउ क्वांटम स्कैटरिंग, ये नहीं है राइट नाउ। तो आपका राइट आंसर ये है ना कि ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। और ये बात देखो अभी वहाँ से आती है निकल के कि क्लासिकली स्कैटरिंग थ्योरी कैसे डिस्क्राइब करते हैं, मतलब ग्राफ में, मतलब क्या बोलते हैं, डायग्राम वगैरह में, और जो क्वांटम स्कैटरिंग है उसमें कैसे सोचते हैं चीज़ों के बारे में। तो क्वांटम स्कैटरिंग में जो टारगेट होता है उसको एज ए पोटेंशियल डिनोट करते हैं। अगर वहाँ पर आपको एज ए पोटेंशियल ये लिखा है क्वेश्चन में, इसका मतलब दैट्स क्वांटम स्कैटरिंग। सो ये आपका एक पहचान था यहाँ पर, और आपका ये आंसर होगा। आई होप आप समझ पाओगे यार, ठीक है। और आप देखना ऐसा ऑप्शन वगैरह में, मतलब जैसे कोई अगर ऑब्जेक्टिव में अगर ऐसा कुछ आता है प्रीवियस ईयर जो आप कल करेंगे, तो उस टाइम हम नोटिस करेंगे और देखेंगे उसका सही आंसर आपको इसके अकॉर्डिंग ही मिलेगा, इस चीज़ के अकॉर्डिंग, ठीक है। चलो नेक्स्ट। तो एक और अच्छा कंसेप्ट क्लियर हो गया हार्ड स्फीयर स्कैटरिंग का। तो क्वेश्चन से थोड़ी चीज़ें ज़्यादा अच्छे से समझ में आती है, क्योंकि तुम तो ऐसे जब पढ़े हो तब तो तुमको ऐसा लग रहा होगा सीधा बोल के पूछेगा इस क्लासिकल है या फिर क्वांटम स्कैटरिंग के अंडर बताओ ये चीज़, ऐसा नहीं होता, खुद से पहचानना पड़ता कई बार। हाँ नेक्स्ट है क्वेश्चन है V ऑफ R इक्वल टू माइनस V नॉट, और ये है 0, ये R लेस देन ए, R ग्रेटर देन ए, एंड बोर्न अप्रोक्सीमेशन में आपको डिफरेंशियल क्रॉस सेक्शन फाइंड आउट करना है, ठीक है। इलास्टिक स्कैटरिंग होगी ऑब्वियसली, ये पोटेंशियल है। तो क्या करें, पोटेंशियल कैसे है, क्या थीटा एंड फाई पर डिपेंड कर रहा है? नहीं, कांस्टेंट पोटेंशियल है। एक कांस्टेंट पोटेंशियल को आप सेंट्रल पोटेंशियल बोल सकते हो, एक कांस्टेंट पोटेंशियल को आप सेंट्रल पोटेंशियल बोल सकते हो, क्योंकि थीटा फाई थोड़ी है वहाँ पे, ठीक है ना। तो ये सेंट्रल पोटेंशियल की तरह ट्रीट कर लो इसको। तो एफ ऑफ थीटा फाई क्या हो जाएगा, ये होता है आपका 2 माइनस 2 म्यू ओवर एच कट स्क्वायर क्यू, 0 टू इन्फिनिटी आर वी ऑफ आर, फॉर्मूला लिख रहा हूँ मैं पहले, साइन क्यू आर, सॉरी क्यू आर डी आर, ये फॉर्मूला होता है। अब क्या करना है, पोटेंशियल को इंट्रोड्यूस कराना है। और वैसे भी यहाँ से भी समझ सकते हो ना आप, सेंट्रल पोटेंशियल, अभी कुछ लोग सोच रहे हैं कांस्टेंट पोटेंशियल में को सेंट्रल पोटेंशियल क्यों ले लिया। अब यहाँ पे देखो ना यार, आर लेस देन ए के लिए ये पोटेंशियल, आर ग्रेटर देन ए के लिए ये पोटेंशियल, जब बात ही आर की कर रहा था इसका मतलब आर पे डिपेंडेंट ही तो एक टाइप से, ठीक है ना, जस्ट सेंट्रल पोटेंशियल है। तो वी ऑफ आर, मतलब डिपेंडेंट नहीं बोलूँगा मैं, आर पे डिपेंडेंट ऐसी लैंग्वेज यूज़ करना सही नहीं होगा, बट ऐसे बोलेंगे कि हाँ सेंट्रल पोटेंशियल है, क्योंकि कांस्टेंट पोटेंशियल एज सेंट्रल पोटेंशियल मान सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है। एफ ऑफ थीटा फाई माइनस 2 म्यू एच कट स्क्वायर क्यू। अब वी ऑफ आर को अगर आप इंट्रोड्यूस कराओगे तो आर लेस देन ए, इन्फिनिटी 0 से स्टार्ट होता है, लेस देन ए यानी कि 0 टू ए आपका माइनस वी नोट है, तो इसकी जगह माइनस वी नोट आ जाएगा, जो कि कांस्टेंट है तो ये माइनस तो ये प्लस और ये वी नोट, ठीक है। अब आर साइन क्यू आर डी आर, अब ये इंटीग्रेशन सोल्व करना है, ये तो ए इंटू बी, मतलब सॉरी फर्स्ट इंटू सेकेंड से कर लो। देखो ये हो गया एफ ऑफ थीटा फाई इक्वल टू 2 म्यू वी नॉट ओवर एच कट स्क्वायर क्यू, एंड टाइम ज़्यादा हो गया, एंड ये क्या हो जाएगा, फर्स्ट एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन, सेकंड का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, साइन का क्या होता है इंटीग्रेशन, साइन का होता है माइनस, यार ये गड़बड़ होती है मेरे से बहुत, माइनस कोस ऑफ क्यू आर, और कुछ डिवाइड भी करना पड़ेगा क्योंकि साइन क्यू आर है, तो क्यू आर का करोगे तो क्यू आ जाएगा डिवाइड में, ठीक है, माइनस फर्स्ट एज इट इज, सॉरी फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, जो सेकंड में जो आया था उसको वापस से इंटीग्रेशन, तो माइनस तो ऑलरेडी है और 1/q भी है, तो माइनस 1/q ऐसे कर लेता हूँ मैं, एंड कोस क्यू आर, कोस क्यू आर का क्या हो जाता है
साइन क्यू आर, कोस क्यू आर का साइन क्यू आर डिवाइड बाई क्यू, तो 1/q²। ये मैंने u इंटू वी लगाया भाई, ठीक है। ये हो गया यहाँ पे ऐसे और ये ऐसे, ठीक है। u इंटू वी लगाया मैंने, u इंटू वी डी एक्स या कुछ भी हो, तो u v1 माइनस u1 v2 प्लस u2 v3, सॉरी माइनस, इस टाइप से है। मैं ये जो इंटीग्रेशन फॉर्मूला है ये मैंने जो एक लेक्चर है उसमें डिस्कस कर रखे हैं, आप वहाँ पे जाके देख लो, ठीक है। एफ ऑफ थीटा फाई, लिमिट लगाओ 0 टू a लिमिट है, 0 टू a लिमिट लगाओ 2 म्यू वी नॉट ओवर h कट स्क्वायर q 0 टू a, तो a की r की जगह a यहाँ पर हो जाएगा, ये भी qa हो जाएगा, माइनस a कोस ऑफ qa डिवाइड बाई q, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ पर भी a रखेंगे तो ये हो गया प्लस 1/q² एंड साइन qa। अब माइनस 0 वाले में यहाँ पर आ रहा है 0 हो गया, और यहाँ पर साइन q आ रहा है तो ये 0 हो गया, तो ये माइनस में तो 0 ही आएगा, तो मतलब जस्ट इतना ही आएगा। तो ये आपका आंसर है, ठीक है। और अगर आपको वो चाहिए, सॉरी डी सिग्मा और डी ओमेगा चाहिए, तो इसका स्क्वायर कर दो, स्क्वायर में सीधा स्क्वायर करना है, तो ये बस इसका स्क्वायर टिका देना, ठीक है। ये आज का लेक्चर हो गया, और नेक्स्ट लेक्चर में वापस से और क्वेश्चन करेंगे और फिर प्रीवियस ईयर करेंगे, ठीक है। चलो मिलते हैं, बाय बाय।